गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में अध्याय 3 कृषि से पढ़ रहे थे, जिसमें हमने चैप्टर को आधा किया हुआ था। बच्चों, एक बार रिवीजन के तौर पे आप लोगों को बता दूं कि हम भारत में फसल ऋतु के बारे में पढ़े थे, जिसमें रबी, खरीफ और जायद फसलों के बारे में समझा था। अगला है भारत में फसल उत्पादन, जिसमें हम बोए गए क्षेत्र में वृद्धि, सिंचित भूमि में वृद्धि, उत्पादकता में वृद्धि के बारे में पढ़े थे। तो चलिए बच्चे, आज हम पढ़ाई को आगे कंटिन्यू करते हैं। देखते हैं आगे पढ़ाई। फसल प्रतिरूप में बदलाव, किस तरीके से फसल में क्या बदलाव हुए, एक कहानी के माध्यम से बताया गया है, जिसमें सांकरा गांव की कहानी से लिया गया है। किसी भी क्षेत्र में फसल प्रतिरूप में बदलाव के कई कारण हो सकते हैं। मतलब किसी भी क्षेत्र में फसल में जो भी परिवर्तन बदलाव जो आएंगे, उसके कई कारण हो सकते हैं। इसे समझने के लिए हम सांकरा गांव की कहानी को पढ़ते हैं। यूँ तो छत्तीसगढ़ में कई सांकरा नाम के स्थान हैं, किंतु यह सांकरा धमतरी जिले के नगरी तहसील का एक प्रमुख गांव है। धमतरी जिले का यह एक बड़ा गांव है। गांव के लोग विभिन्न आर्थिक गतिविधियों में संलग्न हैं। मतलब गांव के जो लोग हैं वो अपने जीवन से संबंधित कई ऐसे भी कार्य में वो भाग ले रहे हैं, किंतु अधिकांश लोगों का जुड़ाव कृषि से है। ज़्यादातर लोग क्या है, कृषि से कार्य कर रहे हैं। यहाँ की प्रमुख फसल क्या है, धान है। पहले किसान धान की खेती खरीफ मौसम में करते थे, जो मानसूनी वर्षा पर निर्भर होती है। पहले जो सांकरा गांव के जो लोग थे या जो किसान है, वो ज़्यादातर खरीफ के मौसम में, जब मानसून का आगमन होता है, उसमें मानसूनी वर्षा होती है, तो उसी पर निर्भर रह करके अपने फसल या कहें धान का उत्पादन करते थे। अब आगे देखते हैं। खरीफ के बाद रबी में चना, खेसारी, लाखड़ी, गेहूँ, अलसी आदि फसल उपजाते थे। वो क्या करते थे, पहले खरीफ की खेती हो जाने के बाद वो रबी की खेती करते थे। रबी की खेती में पानी की जो मात्रा होती है वो कम मात्रा में उत्पादन किया जा सकता है, जिसमें क्या है, वो लोग चना की खेती करते थे, खेसारी, गेहूँ, अलसी, इस तरीके से और भी दलहन चीज़ों का वो उत्पादन करते थे या उपजाते थे। रबी की फसल अपेक्षाकृत कम क्षेत्र पर बोई जाती थी। जो रबी की खेती होती थी वो अपेक्षाकृत, मतलब अन्य फसलों जिस तरीके से खरीफ के मौसम में फसल की जाती थी, उसकी अपेक्षा वो कम क्षेत्रों पर ही क्या है, रबी की फसल का उत्पादन करते थे। किंतु लगभग 25 वर्ष पहले क्या है, सोंढूर जलाशय से नहर द्वारा किसानों के खेत तक पानी दिया जाता था। मतलब 25 वर्ष वो सोंढूर जलाशय, जहाँ पानी को इकट्ठा किया जाए, या तो डैम भी हो सकते हैं या नहर, इन्हीं के माध्यम से किसानों को पानी उनके खेतों तक पहुंचाया जाता था या प्राप्त होता था उन लोगों को। इससे किसानों को अब खरीफ मौसम में भी वर्षा का इंतजार नहीं करना पड़ता है। नहर के पानी से सिंचाई कर धान का उत्पादन करते थे। वो लोग क्या करते थे, खरीफ के मौसम में भी अब उनको वर्षा की जो मानसून से जो वर्षा होती थी, उसका इंतजार नहीं करना पड़ता था। वजह क्या थी कि नहर से उन्हें पर्याप्त मात्रा में सिंचाई के लिए पानी मिल जाते थे और धान का उत्पादन भी अच्छी मात्रा में हो जाता था। खरीफ के अलावा रबी मौसम में भी किसानों को खेतों में भरपूर पानी दिया जाता था। मतलब खरीफ के अलावा, खरीफ की खेती में तो की ही जाती थी, लेकिन साथ ही रबी के मौसम में भी किसानों को भरपूर मात्रा में पानी दिया जाता। यह पानी एक साथ दिया जाता है, जिससे सभी खेतों में पानी की इतनी मात्रा हो जाती है कि वह आसानी से धान ही उपज हो सकती है। मतलब पानी इतनी अधिक होती है कि केवल उसमें क्या है, धान ही बोई जा सकती है। किंतु कम पानी की आवश्यकता वाली फसलें जैसे चना, खेसारी, लाठी, गेहूँ, अलसी आदि नहीं हो सकती। ये जो फसलें जो हैं उसमें कम मात्रा में पानी की आवश्यकता
होती है, लेकिन सिंचाई की जो व्यवस्था थी उससे क्या है बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पानी दिया जा रहा था, जिससे वो रबी के मौसम में जो खेती करते थे वो नहीं कर पाते थे। यहाँ पे आप लोग बच्चों देख सकते हो, भारत गेहूं उत्पादक क्षेत्र के बारे में दिखाया गया है कि किन किन जगहों पर उत्पादन किया जाता था। तो आगे देखते हैं। शासन के द्वारा किसानों को न केवल पानी उपलब्ध कराया गया बल्कि धान की खरीदी की व्यवस्था भी की गई। कहते हैं किसानों को केवल पानी ही उपलब्ध नहीं कराया गया, सिर्फ पानी की व्यवस्था नहीं की गई बल्कि उन्हें धान की खरीदी के लिए उन्हें धान कैसे और किन बीजों का उपयोग करने इसकी भी व्यवस्था की गई। इससे किसान धान की खेती की ओर प्रोत्साहित हुए और रबी फसलों में भी कई किसानों ने गेहूँ, चना, अलसी, खेसारी आदि की खेती छोड़ दी। एक वजह क्या थी कि किसानों की खेती को बहुत ही अधिक क्या है खेती की ओर उन्हें प्रोत्साहन किया गया, मतलब उनको बढ़ाया गया, जिससे वो क्या किए रबी की फसलों में भी किसान जो क्या है गेहूँ, चना, अलसी इस तरीके से और भी खेती जो करते थे उनको उन्होंने छोड़ दिया। इससे प्रदेश में धान का उत्पादन बढ़ा। अब अधिक मात्रा में धान का उत्पादन होने लगा और चना, अलसी, लाखड़ी आदि फसलों का उत्पादन कम हुआ। इस प्रकार शासन के द्वारा उठाए गए कदम से गांव के फसल प्रतिरूप में बदलाव आया। अब क्या है यहाँ पे हम देख सकते हैं कि किस तरीके से हम कि फसल के प्रतिरूप में बदलाव आने लगा। धान की खेती अधिक होने लगी और जैसे कि यहाँ गेहूँ, चना, अलसी, खेसारी इन सब चीज़ों में क्या है उनकी जो उत्पादन है वो कम मात्रा में होने लगी। अब आगे देखते हैं। किंतु आज यहाँ के किसान भी कुछ समस्याओं से ग्रसित हैं। जो गांव के किसान हैं वो किसी और समस्याओं से भी ग्रसित हैं। उनका कहना है कि अब वे रबी मौसम में चना, खेसारी, लाखड़ी, गेहूँ, अलसी आदि की खेती चाहकर भी नहीं कर पा रहे हैं। वो चाहते तो हैं कि हम भी रबी के मौसम में रबी की फसल का उत्पादन करें, लेकिन अब वो ऐसा नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि खेत में एक साथ पानी बहा दिया जाता है। जो नहरों से जो पानी आ रहा है वो खेतों में वो बहुत ही ज़्यादा और एक साथ बहा दिया जा रहा है, जिससे मिट्टी इतनी गीली हो जाती है कि उस पर धान की खेती ही संभव है। मतलब मिट्टी इतनी ज़्यादा गीली हो जाती है कि सिर्फ धान के अलावा दूसरी खेती करना संभव नहीं है। किसान अब खेतों में एक ही प्रकार की फसल धान बार बार लगा रहे हैं। वजह क्या है कि इसकी की वजह से मतलब पानी इतनी ज़्यादा हो जा रही है, मिट्टी और भी गीली हो जा रही है, इसकी वजह से उन्हें साल में केवल एक ही बार वो भी एक ही प्रकार की खेती बार बार करना पड़ रहा है। इससे खेतों की उर्वरा क्षमता कम हो रही है। जो खेतों की जो उर्वरा क्षमता है, जो शक्ति है, वो क्या है धीरे धीरे कम होती जा रही है। पहले वे एक धान की फसल बोते थे और दूसरी चना, लाखड़ी, अलसी आदि की फसल बोते थे। पहले क्या है वो समय समय के अनुसार पहले वो खरीफ के मौसम में धान की खेती करते थे और दूसरी जब रबी की खेती होती थी उस समय वो लोग चना, लाखड़ी, अलसी जैसे फसल का उत्पादन करते थे, जिससे भूमि की उर्वरता प्राकृतिक रूप से बनी रहती थी। जो प्रकृति नेचुरल जो होती थी उसी के आधार पर उसमें बनी रहती थी और भूमि भी अच्छी रहती थी और उत्पादन क्षमता भी हमें उसमें बनी रहती थी। चना, खेसारी आदि दलहन वर्ग की फसल मिट्टी में नाइट्रोजन को संवर्धित करने में सहायक होती थी। जो दलहन वाले जितने भी फसल होती थी, चना, खेसारी और इस तरीके से अन्य भी वर्ग के जो होते थे, जो रबी की फसल की जाती थी, उससे क्या है मिट्टी हमेशा नाइट्रोजन जो संवर्धित मतलब उसको बढ़ाने में हमेशा उसको क्या होती थी सहायक होती थी, जिससे भूमि क्या है अच्छी उत्पादन भी देती थी और मिट्टी भी हमेशा बरकरार बनी रहती थी। आज खरीफ और रबी मौसम में धान बो रहे हैं, जिससे उर्वरक क्षमता नष्ट हो रही है। जो आज क्या है खरीफ और रबी के मौसम में धान बो रहे हैं, जिससे कि उर्वरक क्षमता क्या है नष्ट होती जा रही है, मतलब कम होती जा रही है।
पहले खेतों में मछलियाँ होती थी जो उनके भोजन का हिस्सा हुआ करती थी। पहले वो लोग क्या है, साथ में उनके खेतों में फसल भी उत्पादन हो जाता था और साथ में उन्हें भोजन में क्या है, मछलियाँ भी प्राप्त हो जाती थी। लोग खेतों में मछलियाँ पकड़कर उसे सुखाकर उसका सेवन लंबे समय तक करते थे। लेकिन आज खेतों में मछलियाँ तो क्या, केंचुआ भी गायब हो गए। इसकी वजह क्या हो सकती है कि जो रासायनिक उर्वरक चीज़ों का उपयोग ज़्यादा मात्रा में खेतों में किए करने की वजह से जो मछलियाँ हैं वो भी खत्म हो जा रही है और केंचुए भी गायब हो जा रही हैं। इस तरीके से और भी जीव हैं जो पानी में रहने वाले जीव हैं वो भी धीरे धीरे गायब हो जा रहे हैं। गांव के लोगों का मानना है कि रासायनिक खाद और कीटनाशकों ने सभी मछलियों को नष्ट कर दिया है। गांव के लोग यही मानते हैं कि रासायनिक खाद और कीटनाशक के उपयोग से मछलियां नष्ट होती जा रही हैं। अब उन्हें बाजार से बड़ी मछलियां खरीद कर खाना पड़ता है जो सबकी पहुंच में नहीं है। अब क्या है, वो जो खाने में मछलियों का उपयोग करते थे, लंबे समय उनको सुखा करके रखा जाता था, लेकिन अब क्या है, उन्हें बाज़ार में ख़रीदना पड़ता है जो सबकी पहुंच में नहीं है। सबकी पहुंच में नहीं है मतलब सभी को या सभी किसान क्या है, उन मछलियों या खाद्य चीज़ें हैं उसे खरीदने में सक्षम नहीं हो पाते हैं। किसानों का यह अनुभव है कि अब वे खेत पर बिना रासायनिक खाद और कीटनाशक के खेती नहीं कर सकते हैं। किसानों ने यह अनुभव किया कि अब वे खेती पर मतलब बिना रासायनिक खाद और कीटनाशक के उपयोग के बिना अब वह खेती नहीं कर सकते। किंतु पहले ऐसा नहीं था। पहले क्या था, ये जो रासायनिक खाद और कीटनाशक चीज़ों का उपयोग नहीं करता था। वे क्या करते थे, वे गोबर की खाद की सहायता से खेती करते थे। मतलब गोबर को सड़ा गला करके फिर उन्हें खेतों में डाला जाता था। इसी से वे खेती करते थे और उसमें कीटाणु नहीं लगते थे। अर्थात अब किसानों की दुकानदारों पर निर्भरता बढ़ रही है। मतलब निर्भरता अब क्या हो जा रही है, उन जगहों पर जो पहले वो लोग गोबर की खाद का इस्तेमाल करते थे, अब वो क्या है, नहीं कर पा रहे हैं। ज़्यादातर क्या है, अब उन्हें रासायनिक खाद और कीटनाशक जैसे चीज़ों का उपयोग किया जा रहा है। तो अर्थात अब किसानों की जो दुकानदारों पर जो निर्भरता है, मतलब उन पर वो ज़्यादा निर्भर हो गए हैं अपनी चीज़ों के लिए। उन्हें बीज, उर्वरक, कीटनाशक आदि दुकानों से ही खरीदना पड़ता है। अब क्या है, दुकानदार से वो निर्भरता बढ़ गई है और अपनी चीज़ों को खरीदने के लिए वो उन्हीं पर ही निर्भर हो गए हैं। जैसे कि आवश्यक चीज़ें यहाँ पे बताया गया है, बीज, उर्वरक और कीटनाशक आदि अन्य भी चीज़ें जो उन्हें दुकानों से ही खरीदना पड़ता है। अगला हेडिंग है भूमंडलीकरण एवं भारतीय कृषि। देखते हैं। भूमंडलीकरण का आशय किसी देश की अर्थव्यवस्था का विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ समन्वय है। यहाँ पहले हम समझ रहे थे कि भूमंडलीकरण का जो आशय है वह देश की अर्थव्यवस्था मतलब उत्पादन, खपत, वितरण जैसी चीज़ें जो देश की अर्थव्यवस्था का विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ समन्वय है। समन्वय मतलब उसके साथ मेल जोल है। जो देश में जितनी भी उत्पादन होती है, खपत होती है या उसका वितरण होता है, वो क्या है, विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ उसको क्या है, जोड़ा गया है। इसका मुख्य उद्देश्य, इनका जो है अर्थव्यवस्था का जो मुख्य उद्देश्य क्या है, व्यापार अवरोधों को कम करना, जिससे वस्तुओं का विभिन्न देशों में बेरोक टोक आदान प्रदान या व्यापार हो सके। यहाँ ये बताया कि जो व्यापार के जो अवरोधक मतलब जो बाधक को कम करने वाले, जिससे कि हम वस्तुओं का जो एक देश से दूसरे देशों के साथ बिना रुकावट के हम क्या है, चीज़ों को या अपने जो भी चीज़ें हैं उसको आदान प्रदान कर सके या वो व्यापार हो सके। यही क्या है कि बिना बाधा के व्यापार करना। आज कृषि एक व्यापार बन चुका है। ये सभी जानते हैं कि आज कृषि क्या है, एक व्यापारिक व्यवसाय बन चुका है। अपने देश की खाद्य सुरक्षा एवं इस व्यापार पर कब्जा करने के लिए विकसित देशों के द्वारा कई कदम उठाए गए हैं जो अग्रांकित है। यहाँ पे ये बताया गया कि अपने देश की खाद्य सुरक्षा, तो देश की जो खाद्य सुरक्षा जिससे क्या है, देश में जो भी
अपने भोज्य पदार्थ या उन चीज़ों को उपयोग में लाया जाता है, उन चीज़ों को क्या है व्यापार पर कब्जा करने के लिए, कब्जा मतलब उन पर अधिकार करने के लिए क्या है विकसित देशों के द्वारा, जो देश विकसित है उन देशों के द्वारा कई कदम उठाए गए हैं। यही क्या है ये कि भूमंडलीकरण है। अब बच्चों इसको आप लोग एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि भूमंडलीकरण क्या है, ये क्वेश्चन अक्सर कर पूछे जाते हैं कि भूमंडलीकरण क्या है। आप लोग सिंपल से एक परिभाषा के तौर पर भी लिख सकते हैं कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ समन्वय, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि व्यापार के अवरोधों को कम करना और वस्तुओं को विभिन्न देशों के साथ बेरोक टोक उसे क्या करना है व्यापार करना। यही भूमंडलीकरण है, जो आगे क्या है उन्हें बताया गया है, मतलब और भी कुछ बातें बताई गई है। देखते हैं कि क्या है। अब आगे देखते हैं, विकसित देशों की सरकारों द्वारा अपने किसानों को भारी मात्रा में अनुदान दिया जाता है। विकसित देश, जो देश विकसित है वो वहाँ की सरकार क्या करती है, अपने किसानों को भारी मात्रा में अनुदान मतलब उनको सहयोग राशि दी जाती है। उदाहरण के लिए चावल उत्पादन में अमेरिका 47%, यूरोपीय समुदाय 48% एवं जापान 89% सहायता देता है। जो विकसित देश हैं क्या है वो चावल उत्पादन में ऐसी सहायता करते हैं किसानों को। इसी प्रकार गेहूं उत्पादन में अमेरिका 47%, यूरोपीय समुदाय 32% एवं जापान 99% सहायता देता है। विकसित देश के द्वारा दिए जाने वाले इस अनुदान के कारण वहाँ के किसानों की फसल लागत कम या नहीं के बराबर हो जाती है। जो विकसित देश हैं वो क्या है किसानों को उन्हें अनुदान करते हैं, उन्हें मदद करते हैं, जिसकी वजह से क्या है किसानों की जो लागत है वो नहीं के बराबर भी, लागत या तो कम होती है या नहीं के बराबर हो जाती है। फसल लागत कम होने से विकसित देशों में कृषि उत्पाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सस्ते हो जाते हैं। मतलब जो अनुदान वाला जो विकसित देश हैं वो किसानों को अनुदान देने की वजह से क्या है फसल लागत कम होने से विकसित देशों की जो कृषि उत्पादन क्षमता है वो अंतर्राष्ट्रीय मतलब अंतर्राष्ट्रीय तौर में जहाँ व्यापार होता है बाजार होता है वहाँ पे वो क्या है सस्ते हो जाते हैं। इस कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी मांग अधिक होती है। इस कारण क्या है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मांग अधिक होती है, क्योंकि ये क्या होते हैं सस्ते हो जाते हैं इसकी वजह से। आगे देखते हैं, विकासशील देश ये अनुदान नहीं दे पाते। जो देश अभी भी क्या कर रहे हैं विकासशील हैं, जो देश वो क्या करते हैं अभी भी जो विकास कर रहे हैं वो अनुदान नहीं दे पाते। भारत में अप्रत्यक्ष रूप से चावल उत्पादन पर 1.17% एवं गेहूं उत्पादन पर 3.83% टैक्स लिया जाता है। जैसे भारत की यहाँ पे स्थिति को बताया गया है कि भारत में अप्रत्यक्ष रूप से चावल उत्पादन पर कितना प्रतिशत 1.17% और गेहूं उत्पादन पर 3.83% उनसे क्या लिया जाता है टैक्स लिया जाता है, कर लिया जाता है। इससे इनके कृषि उत्पाद महंगे हो जाते हैं। अतः अंतर्राष्ट्रीय बाजार में विकासशील देशों के कृषि उत्पाद पिछड़ जाते हैं। वजह यही है कि क्या हो रहा है यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो विकासशील देश हैं उनकी जो फसल है वो उत्पाद में क्या हो जाती है पीछे हो जाते हैं, क्योंकि अन्य जो देश हैं जो विकसित देश हैं वो किसानों को क्या करते हैं अनुदान देते हैं। विकासशील देश विकसित देशों के द्वारा कृषि क्षेत्र में दिए जाने वाले अनुदान का हमेशा क्या करते हैं विरोध करते हैं। इसी तरह क्या है जो विकासशील देश हैं वो अक्सर कर क्या करते हैं विकसित देशों के द्वारा जो कृषि क्षेत्र में दिए जाने वाले अनुदान हैं उनका वो हमेशा विरोध करते हैं। किंतु विकसित देशों ने अनुदान देना बंद नहीं किया। जो देश विकसित हैं वो देश उन्हें क्या है उन जो देश में जो किसान हैं उन्हें अनुदान देना अभी भी उन्होंने बंद नहीं किया है। अब आगे पैराग्राफ देखते हैं। जैव प्रौद्योगिकी के द्वारा जीवन रूपों में उनके आधारभूत स्तर पर हेरफेर कर दी जाती है ताकि उन्हें विशिष्ट गुण एवं तत्व उत्पन्न हो सके। जो जैव प्रौद्योगिकी है उसके द्वारा जीवन में जो आधारभूत मतलब जो आवश्यक चीज़ें हैं उनमें क्या कर दी जाती है हेर फेर कर दी जाती है ताकि जो आवश्यक जो विशिष्ट गुण उत्पन्न हो सके या तत्व उत्पन्न हो सकते हैं। यह कृषि उत्पाद में अभूतपूर्व वृद्धि को जन्म
दे रही है। अब अनाज एवं सब्जियों की किस्मों, उर्वरकों, कीटनाशकों, पौधे पोषकों आदि द्वारा कृषि उत्पादन में आशातीत वृद्धि हो रही है। क्या है, अब क्या धीरे धीरे जो उत्पादन है उसमें बढ़ोतरी हो जा रही है। अनाज हो गया, सब्जी, अन्य किस्मों में, उसमें आप लोग भी देख सकते हैं अपने आसपास भी इन चीज़ों को देखो कि उनमें क्या है, धीरे धीरे काफ़ी परिवर्तन देखने को मिलते हैं। जो क्या है, जो कृषि उत्पादन में मतलब आशा से बहुत अधिक हो गए हैं वृद्धि। अब यह उत्पादन प्रयोगशाला में सीमित न रहकर विशाल व्यापारिक स्तर पर हो रहा है। मतलब अब जो क्या है, बीजों में जो परिवर्तन हो रही है, उनकी किस्मों में जो परिवर्तन हो रही है, वो केवल पहले क्या है, प्रयोगशाला में उन्हें परीक्षण, निरीक्षण, जांच की जाती थी। अब वो क्या है, अब विशाल व्यापारिक स्तर हो गया। मतलब बड़े बड़े ऐसे व्यापारिक स्तर पर उसे लाया गया है और बड़े बड़े बीजों को बड़ी मात्रा में बीजों को तैयार किया गया है। इसमें लगभग $5 मिलियन राशि का निवेश हो जाता है। मतलब जो यहाँ $5 मिलियन जो है पैसे उसमें क्या है, खर्च हो जाते हैं। इस उत्पादन में लगे 4-5 करोड़ रुपए प्रति वर्ष अनुसंधान पर ही खर्च हो जाते हैं। उन जगहों पर जहाँ क्या है, उन्हें पता लगाया जाता है, खोज किया जाता है, उन्हें जानकारी एकत्र किया जाता है कि किस तरीके से बीजों को ज़्यादा किस्मों वाले बनाए जाए और ज़्यादा पैदावार वाले बनाए जा सके। तो इसके लिए क्या है, उनमें हमेशा 4 या 5 करोड़ रुपए प्रति वर्ष उन केंद्रों पर, जो अनुसंधान केंद्र, वहाँ पे खर्च की जाती है। पश्चिमी देशों में ऐसे 300 विज्ञान आधारित फार्म इस कार्य में लगी हुई थी। मतलब पश्चिमी देश जो है वहाँ पे ऐसे 300 विज्ञान आधारित, मतलब उससे रिलेटेड जो संबंधित होते थे, ऐसे फार्म वहाँ पे तैयार किए गए थे, जो दुनिया की बहुराष्ट्रीय फार्मों जैसे एलाइट, साइनाइमेड, शेवरॉन, ड्यूपोर्ट, सीबा, गीगा आदि ने खरीद कर एक पक्षीय एकीकरण कर रहे हैं। परिणाम यह हुआ कि एक ही कंपनी यदि बीज बेचती है तो उसके लिए विशिष्ट उर्वरक एवं कीटनाशक भी बेचती है। मतलब यहाँ पे ये बताया कि अगर ये कंपनियाँ अगर बीज तैयार करती हैं तो उसके लिए वो साथ में क्या है, उर्वरक और कीटनाशक दवाइयाँ जो होती हैं वो उनका भी वो साथ में बेचते हैं, जिसके अभाव में बीज कामयाब नहीं होता। अर्थात किसानों को बीज खरीदते समय हमेशा उसी कंपनी से उर्वरक और कीटनाशक खरीदना पड़ता है। मतलब जिस कंपनी से वो बीज उठा रहे हैं उसी कंपनी से ही किसानों को क्या करना पड़ता है, तो बीज खरीदना पड़ता है और क्या है, उसी कंपनी से उर्वरक, खाद, जो भी चीज़ें मिलती हैं वो उन्हें लेना पड़ता। इस प्रकार एक देश का किसान उस विदेशी कंपनी पर आश्रित हो जाता है। मतलब इसी तरीके से देश का जो किसान है वह विदेशी कंपनी पर निर्भर हो जाता है। इससे विकासशील देशों की उत्पादन लागत क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। मतलब जो उत्पादन में जो लागत हो रही है, जो खर्च हो रही है, वो क्या है, बढ़ती चली जाती है। तो बच्चों, आप लोगों का लेसन 3 यहीं तक कंप्लीट हुआ है। इस लेसन से संबंधित में एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को मैं बता दूं। खरीफ, रबी एवं जायद फसलों का वितरण उदाहरण सहित समझाइए। मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखती हूँ बच्चों, आप लोग इसे ध्यान से एक बार पढ़ लीजिएगा। यहाँ उनके आंसर दिए गए हैं, खरीफ, रबी और जायद फसल। इन तीनों पॉइंट को आप लोग एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसमें बहुत सारी जानकारी दी गई है और ये एग्ज़ाम में अक्सर कर पूछे जाते हैं। आप लोगों का होमवर्क है, नलकूप द्वारा अत्यधिक सिंचाई के क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, भूमंडलीकरण का क्या अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 3, कृषि नहीं होने पर आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, चर्चा कीजिए। आप लोगों को 3 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं बच्चों, आप समय पे इन क्वेश्चन को हल करके सबमिट कीजिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।